बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, नई बुक, नए उमंग और नए जज्बे के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज हम क्लास 12 यानी सेकंड ईयर की फिजिक्स की बुक जो जिसका फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके साथ हम अपने नए सबक का आगाज करेंगे। इनफैक्ट ये पहला सबक होगा और इसी तरह ये अगेन जिस तरह आपने पिछली बुक पढ़ी, इस बुक को भी हम इसी तरीके से तवातर से जारी रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो कि जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या है? वैसे उर्दू में इसको तजाज़ब कहा जाता है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन क्या होती है? डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने सोचा या देखा अपने इर्द गिर्द कि ये पूरा निज़ाम सोलर सिस्टम का, ये पूरा कायनात का निज़ाम कैसे एक जुड़ा हुआ निज़ाम है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने को तैयार नहीं है। आप इस ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ज़मीन से अलहदा होके कहीं और किसी और जो है वो कायनात में या किसी और जगह पर मुंतकिल हो जाए। आप इस ज़मीन के साथ मुंसलिक हुए हुए। इसी तरह ज़मीन के साथ डिफरेंट किस्म के जो हैं और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जिनमें आपकी सबसे बड़ी जो बॉडी है वो मून है, वो इसी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, वो इस ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करती जा रही है। और इसी तरह अगर करते करते देखा जाए तो कमोबेश 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, जिनमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 8 प्लैनेट्स। प्लूटो को इन्होंने प्लैनेट से निकाल दिया, उसको डॉर्फ प्लैनेट में डाल दिया, क्योंकि वो प्लैनेट्स की जितनी भी करैक्टरिस्टिक हैं वो उनमें पूरा नहीं उतरता। तो कमोबेश 4 से 5 डॉर्फ प्लैनेट भी इस सूरज के गिर्द घूम रहे हैं और सूरज को जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो कि इस पूरे हमारे सोलर सिस्टम को एनर्जी फराहम करता जा रहा है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मून्स घूम रहे होते हैं। जैसे अगर आप जुपिटर में देखें, मोर देन 50 मून्स है जो जुपिटर के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं। और इसी तरह अगर आप सैटर्न में चले जाएं, इनफैक्ट यस सैटर्न में चले जाएं, जिसमें सबसे ज्यादा मून्स है आपके, आई बिलीव, जिनमें बड़े बड़े मून्स, जिनमें टाइटन जैसा मून भी उसके गिर्द घूम रहा है। तो इस तरह बहुत सारे मून आप जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून गैनीमीड, जो कि जुपिटर के गिर्द घूम रहा है, सो और अपनी अजमत को जो है वो रौनक बख्श रहा है। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये सिर्फ स्टूडेंट्स एक सोलर सिस्टम नहीं है जिसमें इतनी चीजें, हजारों आप जो बॉडीज हैं जो उनके इर्द गिर्द देख रहे हैं और ये उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें तो इन्हीं में मजीद एस्ट्रॉइड्स, लाखों एस्ट्रॉइड्स जो इस सोलर सिस्टम में इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आखिर वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन को कैसे स्मूथ रखा हुआ है। सो इन तमाम चीजों का जवाब जो है वो ग्रेविटेशन से ही हमें मिलता है। ग्रेविटेशन क्या है और आप देखें इसको समझना क्यों बहुत जरूरी है, इसका तो मैंने एक छोटा सा आपको बता दिया। ये देखें, आप जरा खुद बिलीव करें इस चीज को कि ये एक सोलर सिस्टम की बात नहीं है। जिस गैलेक्सी में स्टूडेंट्स हम रह रहे हैं ना, जिस गैलेक्सी में, इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे ये बहुत बड़ी गैलेक्सी है, बहुत बड़ी गैलेक्सी हमारे पास है मिल्की वे। इनफैक्ट मिल्की, नोट, मैंने मिल्ली लिख लिया, मिल्की वे ये बहुत बड़ी गैलेक्सी है। कमोबेश ये बात बताई जाती है कि इस गैलेक्सी के अंदर भी नियरली 100 अरब यानी 100 अरब यानी 100 बिलियंस स्टार मौजूद है। स्टार्स मीन सूरज मौजूद है, और उनमें से ऐसे भी है जो हमारी जमीन से बहुत बड़े, 100 बिलियन कम अज कम, लेकिन कुछ स्टडीज में ऐसे आया कि 300 बिलियन तक भी स्टार्स मौजूद हैं। और हर स्टार का अपना सोलर सिस्टम है, और हर सोलर सिस्टम जो है वो उसके अपने प्लैनेट्स हैं, अपने मून्स हैं, फिर मून्स के आगे एस्ट्रॉइड्स हैं। तो ये तमाम चीजें उनके गिर्द घूम रही हैं। क्या कभी आपने सोचा कि 100 अरब से लेकर तकरीबन 400 अरब तक ये बताया जाता है, यानी 100 बिलियन से लेकर नियरली 400 बिलियन तक जो स्टार्स इसके अंदर मौजूद हैं, उस की टोटल विड्थ क्या होगी? यानी आप देखें कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना हो मिल्की वे में तो कितना टाइम लगेगा?
तो डियर स्टूडेंट्स, आप सुन के वर्ता हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि मिल्की वे का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, जिसको डायमीटर कहा जाता है, ये नियरली 100,000 लाइट ईयर्स जितना। लाइट ईयर यानी आपको अगर यहां से कोई जहाज बुक कराएं और वो जहाज आपका इतनी तेजी से चले कि वो आपका उसकी स्पीड 1 लाइट ईयर, मतलब 1 साल में वो सूरज, वो असल में आप ये समझ लें रोशनी की रफ्तार से चले। रोशनी की रफ्तार कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि नियरली 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है, जिसका जब नामुमकिन है इतनी स्पीड से जाना। लेकिन फर्ज करें हम कोई ऐसा जहाज बनाने में कामयाब हो जाए, तो हमें यहां से यहां तक पहुंचने में भी 1 लाख साल लग जाएगा। ये तो हाल है एक छोटी सी गैलेक्सी है। इस तरह की नियरली 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज इस दुनिया में मौजूद है। ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है। 3 ट्रिलियन का मतलब वो 30 खरब गैलेक्सीज मौजूद है। कम और बेश अभी तक यही डिस्कवर हुआ है। और हमारे पड़ोस में चले जाएं, इसके बिल्कुल साथ वाली गैलेक्सी, उसमें उसका नाम एंड्रोमेडा है। बड़ी मशहूर गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, ये इसकी, और ये इससे भी काफी बड़ी गैलेक्सी है। आप अंदाजा लगाएं कि इसमें आपको 100,000 लाइट ईयर्स लगते हैं, यानी 1 लाख साल लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में। वहां 1,57,000 जो है वो लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 1 लाइट ईयर कितना होता है? ये 9.4 × 10⁴ ईयर्स के इक्वल होता है, किलोमीटर्स के इक्वल होता है। 12 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर्स के इक्वल होता है। ये नियरली 94 खरब बनता है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, नियरली 94 खरब बन रहा है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि 1 लाइट ईयर जो कि 94 अरब, इनफैक्ट सॉरी 94 खरब, इनफैक्ट 94 खरब, यानी आपका 1 किलोमीटर 1 लाइट ईयर होता है। तो आप देखें यहां से यहां तक 100,000 लाइट ईयर। एनीवे, हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे से नियरली 25,000 लाइट ईयर दूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें बताना, फिर ये 3 ट्रिलियन गैलेक्सीज ने लोकल ग्रुप बनाए हुए यार। 30-40 जो गैलेक्सीज हैं उन वो मिलके एक लोकल ग्रुप बनाती है, और बहुत सारे लोकल ग्रुप इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में मौजूद है। ये मिल्की वे की अगर बात की जाए, इसमें एक ऐसा भी प्लेनेट है, स्टार है, जिसका नाम है UY स्कूटी, जो हमारे, इसको रेड जाइंट भी कहा जाता है, रेड जाइंट, जो कि हमारे सूरज जो कि चमक रहा होता है, ये उससे नियरली 1700 टाइम्स बड़ा होता है, 1700 गुना बड़ा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें अपने मदारों में घूम रही हैं, अपने ऑर्बिट्स में घूम रही हैं, और एक दूसरे को सलाम पेश करते हुए जा रही हैं। ये कैसे मुमकिन है? तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कैसे मुमकिन है, तो इसका एक हल्का सा जो जवाब है, दैट इज ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन ही एक वो फोर्स है जिन्होंने इन सब को, इवन छोटे से माइक्रो लेवल की चीज से लेकर और मैक्रो लेवल की बड़ी से बड़ी चीज तक को बांध के रखा हुआ है। यानी अगर आप ये बात करें कि आप क्वार्क से क्वाजर्स, क्वार्क कितने, यानी सबसे छोटा, आपने फर्स्ट ईयर में क्वार्क के बारे में पढ़ा था, यानी आप सबसे छोटा पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ क्वार्क कहते हैं उसको। क्वार्क से लेकर क्वाजर सबसे बड़ा तक, ये सारा सिस्टम जो दुनिया में कायम दायम है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशन क्या है? व्हाट इज ग्रेविटेशन? What is gravitation? This is the main question of the day. ग्रेविटेशन क्या चीज है? ग्रेविटेशन एक ऐसी फोर्स को कहते हैं जिससे एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच के रखती है, जैसे जमीन ने हमें खींच के रखा है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बहरहाल आज हम ग्रेविटेशन का जो न्यूटन्स लॉ है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई गेस आप लोगों ने शायद 9th क्लास में या कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा। सो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
डियर स्टूडेंट्स, ये भी मैं जितनी बड़ी कहानी आपको बता रहा था कि जो स्टार्स, फिर आगे उसके आगे गैलेक्सीज, फिर लोकल ग्रुप, फिर लोअर लेवल पे बता था, ये सब मैनेज हुई है, एक खास फोर्स ने उसको खींच के रखा हुआ है। वो फोर्सेस हमारी ग्रेविटेशन कहलाती है। ग्रेविटेशन की वजह से ही मुमकिन है। हम इस चैप्टर में आगे जाकर मजीद इसको अच्छे तरीके से स्टडी भी करेंगे। अभी मैं न्यूटन का फर्स्ट जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूं। व्हाट इज दिस? न्यूटन ने कहा था कि कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। यानी फर्ज करें अगर एक बॉडी ये मौजूद है और एक बॉडी ये मौजूद है, ये बॉडी इसको और ये बॉडी इसको, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी, एक खास फोर्स से खींचेगी जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ये दुनिया की हर चीज, इस वक्त आप बैठे मेरी वीडियो किसी अगर चेयर पे बैठ के सुन रहे हैं तो चेयर आपको खींच रही है, आप चेयर को खींच रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल होल्ड किया हुआ है वो आपको खींच रहा है, आप मोबाइल को खींच रहे हैं। इवन कायनात की हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अगर तो वो बॉडी मास रखती है। हर मास दूसरे मास को एक अपनी तरफ खींचता है, एक खास फोर्स से खींचता है। ये जो फोर्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस कि जितने मैसेज ये बड़े होते जाएंगे, जितने मैसेज ये बड़े होंगे तो उनका प्रोडक्ट आप कर लें, तो वो अगर बड़ा हो गया तो फोर्स भी उतनी ही बड़ी हो जाएगी। यानी फर्ज करें अगर एक मास आपके पास 10 kg है और दूसरा मास आपके पास 20 kg है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास? 200 kg स्क्वायर। ये बना हमारे पास, इन दोनों का मैसेज का प्रोडक्ट कितना बना हमारे पास? 200 kg स्क्वायर बना। तो अगर हमारे पास एक बॉडी 15 की है और एक बॉडी 16 की है, 16 kg, यानी एक 15 है एक 16 है, हालांकि दोनों 20 से छोटी हैं, लेकिन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए, आई गेस 240 बनता है। हाँ, आप तो चेक करें इसको। यस, 240 बनता है, ये 240। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों मैसेज एक्चुअली इंडिविजुअली इस 20 kg से छोटे थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट इससे बड़ा था। सो दो मैसेज का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यानी किसी इंडिविजुअल मैस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात, जितना बड़ा होगा, वेदर किसी और साइड का प्रोडक्ट में एक मैस बहुत बड़ा हो, अगर दो मैसेज का प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। सो ग्रेटर इज द प्रोडक्ट, मोर इज द फोर्स, लेस इज द प्रोडक्ट, लेस इज द फोर्स। तो इनके लिए इन दोनों का के प्रोडक्ट को बड़ा होना जरूरी है, यानी किसी इंडिविजुअल क्वांटिटी को बड़ा होना जरूरी नहीं है। सो दूसरा, यानी ये जितना बड़े मैसेज होंगे उतनी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी। याद रखना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होती है, यानी एक बॉडी इस तरफ जा रही है, दूसरी उस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट साइड की। तो ये हमारे पास है। और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस को डी से भी जाहिर कर सकते हैं, आर से भी जाहिर कर सकते हैं। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ग्रेटर इज द डिस्टेंस, स्क्वायर में फोर्स कम हो जाएगी। यानी फर्ज करो अगर आपके पास दो मैसेज के बीच का डिस्टेंस 1 है, 1 किलोमीटर है, या मीटर कर लो, 1 मीटर है, तो अगर आप डबल कर लोगे इसको, यानी 2 मीटर पे चले जाओगे, तो स्क्वायर में फोर्स जो है ना वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यानी 4 टाइम्स आपकी जो है वो आपकी लेस हो जाएगी। तो अगर आप 3 टाइम्स अगर बढ़ा देते हो तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 टाइम्स फोर्स लेस हो जाएगी। यानी जितना जितना करीब होंगे, आप खुद अंदाजा लगाएं, आप इस वक्त जमीन के बहुत करीब है, जमीन आपको आराम से खींचती है, आप यकीन नहीं आता कभी आप अपने छत से छलांग बाहर लगाएं तो वेयर विल यू गो? यू विल स्ट्रेट गो टू द अर्थ, सीधा जमीन पे जाएंगे। पहले जमीन पे जाएंगे फिर पता नहीं कहां जाएंगे, लेकिन बहरहाल सीधा सीधा आप जमीन पे जाएंगे। तो अगर आप बहुत ऊंचे चले जाएं, यहां से इतने ऊंचे चले जाएं, इतने ऊंचे कि आप ये समझ लें कि आपके 28,250 फीट, जो कि 8,611 मीटर, यानी 8.611 किलोमीटर बनता है, वहां से छलांग मारे, सो यू डोंट हैव दैट मच फोर्स। लेकिन जैसे ही आप जमीन पे पहुंचेंगे, गुना गेट
लॉट ऑफ फोर्स, वही फोर्स आपके पास आ जाएगी। तो जितना आप किसी बॉडी के करीब होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितना दूर होंगे और ये स्क्वायर में कम हो जाएगी। ये भी देखें। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लूं तो ये बनता है m1 m2 ओवर डी स्क्वायर, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट लगता है। यहां कांस्टेंट लग रहा है g, विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये न्यूटन ने वैल्यू निकाली थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इन ऑर्डर टू बैलेंस द बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो फोर्स और मैसेज के प्रोडक्ट और डिस्टेंस का स्क्वायर को अगर डिवाइड किया जाए तो दोनों साइड की इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए जी की वैल्यू निकाली थी, और जी की वैल्यू ने निकाली थी 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली थी। यानी ये बहुत छोटी वैल्यू है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट होता है दिस इज वेरी स्मॉल। आप खुद अंदाजा लगाएं, -11 का मतलब है अपॉइंट 11 स्टेप पीछे ले जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पॉइंट लगाएं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये देखें कितने पीछे जीरो चले गए। अब आप ये सोच रहे होंगे, सर ने तो कहा कि दो बॉडीज एक दूसरे को खींचे, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे को खींच रही होते तो हमें क्यों नहीं फील हो रहा होता कि बुक एक दूसरे को बुक आपको खींच रही है, नहीं खींच रही। वैसे बुक कभी भी नहीं खींचती होती, बुक में फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होती है, मजाक कर रहा हूं। तो आप ये हैरान हो रहे होंगे कि ये बुक आपको क्यों नहीं खींच रही, मोबाइल आपको क्यों नहीं खींच रहा, आप मोबाइल को क्यों नहीं खींच रहे। वैसे आप ज्यादा मोबाइल को खींच रहे होते हैं, मोबाइल भी आपको खींच रहा होता है। ये सब चीजें क्यों नहीं खींच रही होती, हमें फीलिंग क्यों नहीं होती इन फोर्स की? तो स्टूडेंट्स, उसकी वजह इतना स्मॉल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आप फर्ज करें आपका मास अगर 100 kg भी हो और किसी और बॉडी का मास 100 kg भी हो, 100 सर कितना होगा आपके पास? 10,000 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जी से मल्टीप्लाई होना है, तो ये फिर भी वैल्यू 0.00000 बहुत, यानी कम से कम सिर्फ 3-4 ही जीरो कम होंगे, बाकी तो आपके जीरो लगे रहेंगे। तो इतनी छोटी फोर्स आपकी मौजूद होगी, और ऊपर से डी स्क्वायर से डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड और छोटा कर देता है चीजों को। सो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है ये फोर्सेस आपको फील नहीं होती, ये बड़े बॉडीज में फील होती है। जैसे आपकी जमीन बहुत बड़ी है, नियरली 6 × 10 टू रेज पर, जमीन का जो मास है 6 × 10 टू रेज पर 24 kg है। इतने बड़े मास में फील होती है, इसीलिए आपको फील होता है कि अगर आप कहीं से छलांग मारे जमीन में क्यों आते, क्योंकि जमीन का अपना मास बहुत बड़ा है। एक बात याद रखें, जितनी फोर्स से आप जमीन को खींच रहे होते हैं, जमीन भी आपको उतनी फोर्स से, सॉरी उल्टा बोला हूं, जमीन जितनी फोर्स से आपको खींच रही होती है, आप भी जमीन को उतनी ही फोर्स से खींच रहे होते हैं। यानी ये आपके पास दोनों म्यूचुअल फोर्सेस होती हैं, एक दूसरी बॉडी को जितना खींच रही है, दूसरी भी उतनी ही खींच रही है। जमीन का इनर्शिया बहुत बड़ा होता है, इसलिए जमीन आपकी तरफ नहीं आती, आप बल्कि जमीन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका इनर्शिया छोटा है, आपका मास छोटा है। तो ये एक रीजन है। तो बहरहाल आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन के इस लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, ये आपका स्क्वायर में आपका जो है ना वो डिवाइड हो रहा है। इसको वैसे आपकी बुक में आर लिखा हुआ है, आप डिस्टेंस को आर भी लिख सकते हैं, डी भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनवर्स स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? फर्ज करें आपकी ये दो बॉडीज हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं। याद रखें, अगर ये F से खींच रही है तो ये -F से खींच रही है। यानी अगर ये इधर 1 से 2 की तरफ जा रही है तो ये 2 से 1 की तरफ माइनस में, यानी उल्टी साइड पे जा रही है हमारे पास, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड पर हमारे पास। और हमेशा ये अट्रैक्टिव होती है, और ये मीडियम से पाक होती है। यानी मीडियम से पाक का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में जो मर्जी मीडियम हो। आपने पिछले साल कूलम्स लॉ पढ़ा था, उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर दो आपके पास चार्जेस हो, उनके बीच में मीडियम हो, तो आपकी जो के की वैल्यू है उसमें फर्क पड़ जाता है। यहां किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। वट एवर द टाइप ऑफ मीडियम is between these two masses, there is no impact of that particular medium on force. Force will be same, force आपकी हर वक्त सेम रहेगी। लेकिन इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। आमतौर पे फोर्सेस का फॉर्मूला क्या है? G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। फर्ज करें
अगर आपका डिस्टेंस 1r है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस 2r कर ले आप, यानी डबल r कर देते हैं, तो फोर्स हमारे पास क्या होगी, यानी अब r जो है वो, एक मिनट के लिए इसको r प्राइम कर लो ना, r प्राइम, ये लें जी, हमने पहले r जो था ना वो ये था 1r, अब r प्राइम जो है वो हमारे पास 2r है, यानी डबल r है। तो इधर मैं डबल r लगा देता हूं, यानी देखें 2r लगा देता हूं, तो हमारे पास फोर्स जो है G m1 m2 ओवर 4r स्क्वायर, ये आ जाएगा। पहले हमारे पास क्या थी, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, यानी पिछली फोर्स। अब जो नई फोर्स आई है आपके पास, वो हमारे पास क्या आई, यानी 1/4, और इस पूरे को फोर्स कहेंगे F। इस तरह समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, यानी एक्चुअली जब हमारे पास r प्राइम 1r था, यानी r प्राइम हमने नाम रख लिया 1r था, तो हमारे पास जो फोर्स बन रही थी वो G m1 m2 ओवर r स्क्वायर बन रही थी। लेकिन जब r प्राइम हमारा 2r हुआ, डबल r हो गया, यानी इस जगह पे डबल r लगा दें तो ये 4r स्क्वायर बन जाता है। तो G m1 m2 ओवर r स्क्वायर को वैसे ही हम फोर्स कहेंगे, फोर्स आ गया, यानी 4 टाइम्स आपकी फोर्स कम होगी। इसी तरह अगर मैं यहां इस r प्राइम को हम 3r कर दें, तो 3r यहां लगाएं तो 9r स्क्वायर हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगी, 1/9 फोर्स हो जाएगी, यानी ओरिजिनल फोर्स के। यानी एक्चुअली अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं, हमारे पास फर्ज करें हमारी बेसिक फोर्स ये थी, ये उसका हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 फोर्स, ये उसका हाफ हो जाएगा 1/4 फोर्स। इसी तरह मजीद और हाफ जो हो जाएगा 1/8 फोर्स। ये तो आप देखें, ये डिस्टेंस हमारे पास r, तो जब 1r था तो ये फोर्स थी। इसी तरह जब आपके पास यहां 2r हो गया, चलिए ये हम 2r ले लेते हैं, ये 3r ले लेते हैं, तो आप देखें 2r में क्या होगी थी हमारे पास फोर्स 1/4, यानी फोर्स ही 1/4 होगी थी, यानी ये वाली, यानी आपका प्लॉट ये बना। इसी तरह 1/9 यहां कहीं आएगी, यानी ये, यानी एक्चुअली ये यूं आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है ना वो डिक्रीज होते हुए जा रहा है, जो ये शो करता है कि एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आती है जैसे जैसे आप उनके डिस्टेंस में इजाफा करते जाते हैं, और वो स्क्वायर में जो है उसकी फोर्स कम हो जाती है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस हल्के फुल्के लेक्चर के साथ इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।